लेट्स बिगिन। तो आप लोग के जो सॉल्यूशंस थे वो मैंने रिव्यू किए, कई सारे सॉल्यूशंस मैंने देखे थे। इट वाज अ गुड एफर्ट, आप लोगों ने कोशिश करी, ठीक है। देखिए नॉर्मली जो मैंने देखा, मोस्ट ऑफ द पीपल व्हाट दे हैव डन इज दिस काइंड ऑफ सॉल्यूशन दे हैव प्रोवाइडेड, ठीक है। इसमें क्या करा है आप लोगों ने कि टिपिकली ट्राइंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो याद है ना, या दिखाना पड़ेगा एक बार फिर से? याद है ना? बेसिकली प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये थी कि मैं एक एप्लीकेशन डेवलप करना चाह रहा हूँ जिसमें आप ऐसा अज्यूम करिए कि जैसे पेंट ब्रश में हम शेप्स ड्रॉ कर सकते हैं, राइट? रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्राइंगल, इस तरह के शेप्स ड्रॉ कर सकते हैं। सिमिलरली अज्यूम करिए कि क्लास 5-6 के किसी स्टूडेंट के लिए क्या चीज़? सॉरी, ओके, ठीक है, ठीक ठीक। अब जाओ ना बेटा, अब बात करो। तुम इसी क्लास की हो क्या? नहीं हो ना, जाओ। हाँ, ठीक है। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये थी कि बेसिकली मैं एक क्लास 5-6 के का स्टूडेंट है, मान लो फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स में इसको पढ़ाना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं चाह रहा हूँ एक सॉफ्टवेयर डेवलप हो जाए जिसमें एक साइड में फॉर एग्जांपल एक पैनल आपको नज़र आए जिसमें डिफरेंट शेप्स के आइकन नज़र आए। फॉर एग्जांपल रेक्टेंगल का आइकन नज़र आए, स्क्वायर का आइकन नज़र आए, सर्किल का, सेमी सर्किल का, ट्रायंगल का, ट्रेपेजियम का, रोम्बस का, सबका नज़र आए। मैं उसको क्लिक करूँ, क्लिक करने के बाद स्क्वायर पर जो स्क्रीन है आपका, स्क्रीन पर उसको ड्रैग करूँ अगर, तो ड्रैग करने से क्या हो कि वो शेप स्क्रीन पर बन करके आ जाए, ठीक है। अब जितना मैं ड्रैग करूँगा उसके हिसाब से उसके डायमेंशन सेट होंगे, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहा हूँ तो मैंने मान लो ड्रॉ किया, तो लेंथ हो सकती है उसकी 3 इंचेस हो, वेड्थ हो सकती है 2 इंचेस हो, एंड सो ऑन, ठीक है। इस तरह बन सकता है अलग अलग शेप। अब उसके बाद क्या हो कि ये जो शेप्स मैं बना रहा हूँ, दीज आर स्टैंडर्ड टू डी शेप्स, राइट, ज्योमेट्रिकल शेप्स, स्टैंडर्ड 2D ज्योमेट्रिकल शेप्स, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ एज ऑफ नाउ, ठीक है। तो ऊपर बटन मेरे पास नजर आए कुछ ऑपरेशंस के लिए जो सारे ही 2D शेप्स पे अप्लीकेबल होते हैं, जैसे कैलकुलेट द एरिया, कैलकुलेट द पैरामीटर, ठीक है। तो अब हर शेप का अपना अलग फार्मूला होगा एरिया और पैरामीटर को कैलकुलेट करने के लिए, एंड सो ऑन, ठीक है। इस तरह के जितने भी ऑपरेशन पॉसिबल हैं, तो उसको मैं क्लिक करूँ तो क्या हो कि अगर रेक्टेंगल मैंने ड्रॉ करा है तो उसके सेंटर में फॉर एग्जांपल आप अज्यूम करो कि प्रिंट होकर के आ जाए एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना है। कैलकुलेट पैरामीटर पे क्लिक करूँ तो उसी में प्रिंट होकर के आ जाए एरिया ऑफ पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है जो सीखना चाहता है, उसने अपने कैलकुलेशंस पेपर पे करे हैं, नाउ ही वांट्स टू वेरीफाई वेदर हिज रिजल्ट्स आर करेक्ट और नॉट, so he will simply go to the application, he will click and draw that particular shape and then click on the operation he wants to calculate the area or the parameter or whatever, ठीक है, and that should be calculated and displayed automatically, ठीक है। ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट था हमारे पास। तो अक्सर लोगों का मैंने देखा है जो सॉल्यूशन आपने प्रोवाइड किया है वो ये करा है कि ट्राइंगल नाम का एक फंक्शन ले लिया, रेक्टेंगल नाम का फंक्शन ले लिया, राइट, बिकॉज यू आर डूइंग बाय द प्रोसीजरल वे, राइट, एंड दैट इज ओके, दैट इज फाइन, ठीक है। जिस हिसाब से सोचा आपने, विच इज आई वोंट से इट्स रॉन्ग, ठीक है, प्रोसीजर प्रोग्रामिंग के स्टाइल से ऐसा सोचना नॉर्मल सी बात है, राइट। तो ट्राइंगल आपने ले लिया, ट्राइंगल लेने के बाद क्या करा आपने, फ्लोट ए बी सी 3 साइड्स डिफाइन कर दिए फॉर एग्जांपल, राइट। फिर इंटर करा लिए 3 साइड्स, फिर प्रिंट एरिया, प्रिंट पैरामीटर, यहाँ पे कुछ फार्मूला लगाना चाहिए था, फार्मूला लगाया नहीं है इन्होंने, लेकिन few people have used the formula as well, ठीक है। तो यहाँ कैलकुलेशन होगा, बेसिकली एरिया का कैलकुलेशन होगा, पैरामीटर का कैलकुलेशन होगा, और फिर उसको आप प्रिंट करेंगे, राइट। वो कैलकुलेशन यहाँ मिसिंग है इस पर्टिकुलर एग्जांपल में, ये जिसका भी कोड है ये साहिब मलिक का, है ना। कुछ लोगों ने करा भी है इसको, गैस। सिमिलरली फॉर एग्जांपल दूसरा शेप अगर मैं बात करूँ, स्क्वायर, स्क्वायर का चलो इन्होंने एरिया, शायद इन्हें ट्राइंगल का फार्मूला नहीं मिला होगा, इसमें ट्राइंगल का कैलकुलेशन छोड़ दिया इन्होंने, लेकिन स्क्वायर का कैलकुलेशन उन्होंने करा है। एरिया इज इक्वल टू साइड स्क्वायर, ठीक है, पैरामीटर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड, फिर एरिया और पैरामीटर को प्रिंट करा है, लेकिन अप्रोच वही था, एक स्क्वायर नाम का फंक्शन बनाया, उसके अंदर फील्ड्स डिक्लेयर करे,
ठीक है, और फील्ड्स डिक्लेयर करने के बाद फिर क्या करा, कैलकुलेशन करा, राइट, ठीक है। सिमिलरली रेक्टेंगल के लिए रेक्टेंगल फंक्शन बनाया, उसके अंदर उसकी डायमेंशंस लेंथ और विड्थ जो होती है वो डाला, ठीक है, और उसको इनपुट करा लिया यूजर से। फिर एरिया इज इक्वल टू लेंथ जो विड्थ होती है वो मल्टीप्लाई करके एरिया निकाल लिया, पैरामीटर 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ होती है वो आपने निकाल लिया, और निकालने के बाद उसको प्रिंट कर लिया। तो फॉर एवरी एंटिटी और एवरी टू डायमेंशनल शेप, ठीक है, ज्योमेट्रिकल शेप, स्टैंडर्ड शेप, एक फंक्शन लिखा गया है, राइट, एक फंक्शन लिखा गया है। अब इसे प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि प्रोसीजरल अप्रोच से ठीक है, ये बात समझ में आती है कि ये तरीका ऐसे ही हमें करना है, राइट, बट इसमें कमी अभी ये है कि अब देखिए इसमें एरिया निकालना एक अलग काम है, पैरामीटर निकालना अलग काम है, और भी ऐसे ऑपरेशंस होंगे, तो जितने भी ऑपरेशंस होंगे वो सारे अलग अलग काम है, यानी अलग अलग कंसर्न्स है, अलग अलग कंसर्न्स है, यानी एक से ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने एक फंक्शन स्क्वायर नाम के फंक्शन को एक से ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, एरिया भी निकालने की, पैरामीटर भी निकालने की, कीबोर्ड से रीड करने की भी, ठीक है, फाइन, ये सारी आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ही फंक्शन को दे दी, ठीक है। तो क्या करा आपने, मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक ही यूनिट ऑफ कोड में पैक करने की कोशिश करी, राइट, दिस वायलेट्स द प्रिंसिपल ऑफ कोहेसिव यूनिट, कोहेसिवनेस, ठीक है। कोहेसिव का मतलब क्या होता है, वी स्ट्राइव टू हैव कोहेसिव कोड। इसका कहने का मतलब क्या होता है, कोई भी एक मॉड्यूल है, चाहे उसकी ग्रेनुलरिटी कुछ भी हो, यहाँ पे फंक्शन इज द स्मॉलेस्ट मॉड्यूल, ठीक है, स्मॉलेस्ट लेवल ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मॉड्यूल, राइट, तो उसको एक से ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आप नहीं देंगे, देन यू विल से दैट यू आर राइटिंग अ कोहेसिव कोड, दिस इज अ नॉन कोहेसिव कोड। तो पहला आपने बेसिक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल को यहाँ वॉयलेट कर दिया, ठीक है। अब अगर मान लीजिए मैं इसको, चूंकि सी इज अ मॉड्यूलर लैंग्वेज, ऑलरेडी फंक्शन का कंसेप्ट है इसके अंदर, मैं इन ऑपरेशंस को अलग अलग फंक्शंस में अगर निकालने की कोशिश करूं, राइट, अलग अलग फंक्शंस में निकालने की कोशिश करूं, तो मैं कैसे लिखूंगा, स्क्वायर एक फंक्शन बनाया, मान लीजिए इसमें रीड, कीबोर्ड से रीड करना और प्रिंट करने का काम आप कर रहे हैं, ठीक है। एरिया की कैलकुलेशन के लिए आप सेपरेट फंक्शन बना रहे हैं, पैरामीटर के कैलकुलेशन के लिए सेपरेट फंक्शन बना रहे हैं, तो आप क्या लिखेंगे, कैलकुलेट एरिया स्क्वायर, कैलकुलेट पैरामीटर स्क्वायर, ऐसे फंक्शन को एक्सट्रैक्ट करेंगे, राइट। तो अब अज्यूम करिए कि इस एक फंक्शन के अंदर से दो और फंक्शन मैंने निकाले बाहर, और उनको इसमें कॉल को, उनके कॉल को इसमें डाल दिया, भाई एक से ज्यादा काम इसमें हो रहे हैं ना, तो वो जो काम हो रहे हैं उनको अलग अलग फंक्शन में मैंने निकाल लिया, ठीक है, और यहाँ पे उनका कॉल डाल दिया, ताकि वो एक तरह से डेलीगेट कर दिया फंक्शंस को कि वो काम करके आपको वापस करे रिजल्ट यहाँ पर, राइट। सिमिलरली अगर यही काम रेक्टेंगल में होता तो क्या करते आप, कैलकुलेट एरिया रेक्टेंगल करते, कैलकुलेट एरिया पैरामीटर करते। तो ये सिर्फ दो ऑपरेशन की बात हो रही है, जितने भी ऑपरेशन होते हैं सबके लिए आप अलग अलग फंक्शन बनाते हैं या मॉड्यूल्स बनाते हैं, राइट। मॉड्यूलरिटी को तो आप ऑनर करते ना, करेक्ट। तो इससे बेहतर थोड़ा अप्रोच वो हो सकता था, लेकिन उस केस में कितने आपके फंक्शंस होंगे अलग अलग नाम के बताइए, हर एक शेप के लिए आप अगर दो ऑपरेशंस भी हो रहे हैं, तो कैलकुलेट एरिया, अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर ऐड कर रहे हैं आप, रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल ऐड कर रहे हैं, सिमिलरली पैरामीटर के लिए कर रहे हैं, तो दो अलग अलग नाम आप फंक्शंस के हर शेप के लिए आप ऐड कर रहे हैं। 20 शेप आपने ऐड किया तो 40 फंक्शन आपने ऐड कर दिए, और आपको उस लिस्ट को मेंटेन रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, राइट, करेक्ट। ये एक सेकंड प्रॉब्लम, अगर इसको हम और अगर मॉड्यूलर बनाने की कोशिश करें, तो ये प्रॉब्लम हमारे हमारे पास निकल के सामने आएगी। ये बात क्लियर है, ठीक है। अब सी प्लस प्लस में कैसे करेंगे वो देखते हैं, ठीक है। सी प्लस प्लस में हम क्या करते हैं कि लेट मी ओपन द कोड डायरेक्टली, और इस स्ट्रक्चर से फैमिलियर है जो कोड जनरेट हुआ ऑटोमेटिकली, वी हैव गॉट आईओ स्ट्रीम फॉर इनपुट आउटपुट, राइट, वी हैव गॉट स्टैंडर्ड नेम स्पेस, नेम स्पेस स्टैंडर्ड को मैं यूज कर रहा हूं,
इसका मतलब मैं पहले बता चुका हूँ, राइट, बता चुका हूँ। अब यहाँ पे मुझे रेक्टेंगल को मॉडल करना है, फॉर एग्जांपल पहला शेप रेक्टेंगल। अच्छा, मॉडल करने के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, हम स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम पे जा सकते हैं। जैसे कि जब मैंने आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया था, तो लेट मी ओपन दैट वंस। ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी, राइट। तो आपको ये बात मैंने बताई थी कि जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से कोड करेंगे तो हम बॉटम अप अप्रोच यूज करेंगे। बॉटम अप अप्रोच का मतलब क्या होता है कि डाटा को हम पहले लिस्ट डाउन करेंगे। डाटा को हम पहले लिस्ट डाउन करेंगे। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, इसमें मुझे राइट डाउन करना है, तो लेट मी ओपन इट ऑन ओपन विथ पेंट ब्रश। ठीक है, तो सबसे पहला जो फोकस होगा हमारा डाटा का होगा, राइट, क्योंकि नाम ही हमारा है क्या सब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सो ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट अ एंटिटी, एंटिटी समथिंग। ठीक है, चेयर इज अ एंटिटी। ठीक है, ऑब्जेक्ट। टेबल इज अ ऑब्जेक्ट जो फिजिकली स्पेस को ऑक्यूपाई कर रही है, राइट, फाइन। तो ये सारी चीजें एंटिटीज हैं या ऑब्जेक्ट्स हैं, राइट। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मतलब कि सबसे पहले हम क्या आइडेंटिफाई करेंगे, ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करना शुरू करेंगे। ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट अ हाई लेवल ऑफ डाटा, समथिंग, राइट। अच्छा, इसको आइडेंटिफाई करने का सिंपल तरीका क्या है, एक तो ये है कि जैसे आप प्रोफिशिएंट होते जाएंगे, यू विल डू इट द डेवलपमेंट होल डेवलपमेंट थिंग एज अ आर्ट, राइट। आपको देखते ही समझ में आ जाएगा आपको करना क्या है। लेकिन टिल देन यू हैव टू गो थ्रू अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। ठीक है, तो अगर आप स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को चलते हैं तो इट्स मोर लाइक अ साइंस। ठीक है, कि आपको ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, तो उसकी स्टेप्स को समझने की कोशिश करते हैं कैसे हम करेंगे। प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपके पास ये है, इससे अब मुझे क्या क्या ऑब्जेक्ट्स चाहिए, उन ऑब्जेक्ट्स को मैं एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करूंगा, फाइन। और इस एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में मैं देखूंगा कि भाई नाउन क्या क्या है, मैं नाउन पे फोकस करूंगा। नाउन समझ रहे हैं, टेबल चेयर ये सारे नाउन है, राइट। सिमिलरली अब यहाँ पे देखना मैंने शुरू करा, आई वांट टू बिल्ड अ स्मॉल एप्लीकेशन बेस्ड ऑन ज्योमेट्रिकल शेप्स। तो शेप, शेप इज वन नाउन, शेप इज वन नाउन। मैंने यहाँ पे शेप लिख दिया, फाइन। अब मैं आगे बढ़ूंगा। इन फर्स्ट साइट्रेशन माय टीम और एंड यूजर इज एक्सपेक्टिंग टू डायमेंशन स्टैंडर्ड ज्योमेट्रिकल शेप्स टू बी इंक्लूडेड। अब यहाँ पे बहुत सारी चीजें हिडन हैं। टू डायमेंशनल स्टैंडर्ड ज्योमेट्रिकल शेप्स, तो जितने भी टू डायमेंशनल स्टैंडर्ड ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं वो सब अपने आप में एक ऑब्जेक्ट बन जाएंगे, राइट। तो मैंने कहा कि भाई रेक्टेंगल इज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, रेक्टेंगल इज एन ऑब्जेक्ट, ट्राइंगल इज एन ऑब्जेक्ट, स्क्वायर इज एन ऑब्जेक्ट, सर्किल इज एन ऑब्जेक्ट, सेमी सर्किल इज एन ऑब्जेक्ट, rhombus, trapezium and so on. These all are objects. तो सबसे पहले मैंने क्या फोकस करा, नाउन पे फोकस करा, राइट। नाउन पे फोकस करा। अब इसमें से कोई एक नाउन को उठाऊंगा मैं। से फॉर एग्जांपल मैंने रेक्टेंगल को उठाया, ठीक है। रेक्टेंगल को उठाने के बाद अब मैं जाऊंगा अपने कोड में और वहां पे इस रेक्टेंगल का स्पेसिफिकेशन बनाऊंगा, इस रेक्टेंगल का ब्लूप्रिंट बनाऊंगा, विच इज नथिंग बट अ क्लास डिक्लेरेशन। ठीक है, तो मैं कहूंगा क्लास, क्लास रेक्टेंगल, बॉडी शुरू हुई, बॉडी सेमीकोलन पे टर्मिनेट हो गई, राइट, करेक्ट। क्या करें, ओके।
नाउ वी नीड टू रिकॉग्नाइज द नेक्स्ट लेवल ऑफ डाटा। नेक्स्ट लेवल ऑफ डाटा का मतलब क्या है कि भाई इंटिटीज और ऑब्जेक्ट्स तो आपने फर्स्ट लेवल पे आइडेंटिफाई कर लिए, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल। अब इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज होंगी दोज आर द नेक्स्ट लेवल ऑफ डाटा। ठीक है, पहले हम डाटा पे ही फोकस रखेंगे। ठीक है, अब वो आइडेंटिफाई करने के लिए मैं क्वेश्चन पूछूंगा हैज के टर्म में, हैज, कि हाउ डू वी डिफाइन रेक्टेंगल इन टर्म्स ऑफ हैज। तो आप कहेंगे रेक्टेंगल हैज लेंथ एंड रेक्टेंगल हैज विड्थ। ठीक है, अगर इसकी जगह मैं पूछता हाउ डू वी डिफाइन ए स्टूडेंट, तो आप कहते हैं स्टूडेंट हैज नेम, स्टूडेंट हैज एज, स्टूडेंट हैज जेंडर, स्टूडेंट हैज कोर्स। ठीक है, स्टूडेंट हैज इनरोलमेंट नंबर एंड सो ऑन। तो जहां आपने हैज करा वो सारी प्रॉपर्टीज अपने आप लिस्ट होकर के सामने आ गई, राइट। सिमिलरली मैंने कहा रेक्टेंगल हैज लेंथ एंड रेक्टेंगल हैज विड्थ। तो जब हम लेंथ और विड्थ को डिफाइन करेंगे तो हम ये भी बताएंगे कि लेंथ किस टाइप का है, यानी किस टाइप के कंटेनर में लेंथ को हमें रखना चाहिए, और विड्थ को किस टाइप के कंटेनर में रखना चाहिए। लेंथ 5 भी हो सकती है, 5.5 भी हो सकती है, राइट। इसका मतलब फ्लोटिंग पॉइंट नंबर हो सकती है। तो आई विल से फ्लोट, फ्लोट लेंथ, फ्लोट विड्थ। एज ऑफ नाउ मैं एक ब्लॉक बना रहा हूं, पब्लिक ब्लॉक। तो दैट मीन्स लेंथ इज पब्लिक एंड विड्थ इज पब्लिक। ठीक है, पब्लिक क्या होती है अभी बाद में देखेंगे। ठीक है, अभी मैं बना रहा हूं। ठीक है, एंड स्टिल आई एम डूइंग इट द रॉन्ग वे। ठीक है, तो जो लोग सी प्लस प्लस समझ रहे हैं, जान रहे हैं पहले से, उनके लिए पहले से मैं हैंड रेस कर रहा हूं कि आई एम स्टिल डूइंग द रॉन्ग वे। ठीक है, बट वी विल मूव इंक्रीमेंटली, थोड़ा थोड़ा करके सीखेंगे। ठीक है, और हर चीज का रीजन देख करके समझेंगे, राइट। तो देयर इज समथिंग कॉल्ड पब्लिक। मैंने ये पब्लिक ब्लॉक बनाया क्योंकि कॉलन यहाँ लगाया ना, तो कॉलन के बाद जो कुछ है वो ब्लॉक के अंदर है। ठीक है, तो फील्ड्स को, लेंथ और वेड्थ को मैंने पब्लिक ब्लॉक के अंदर डाल दिया, राइट। अब दोबारा से हम जाएंगे अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट पर। फील्ड को हमने रिकॉग्नाइज कर लिया है, ऐसे जैसे हमने रेक्टेंगल के लिए करा है वैसे हम हर हर ऑब्जेक्ट्स के लिए करेंगे। स्क्वायर के लिए करेंगे। सर्किल की अगर मैं बात करूं तो आप कहेंगे सर्किल हैज रेडियस और डायमीटर, जो भी आपने रेडियस के टर्म में निकालना है रेडियस कहेंगे आप, राइट। ठीक है, स्क्वायर हैज साइड, एक साइड से काम मेरा हो जाएगा, राइट। ट्राइंगल हैज बेस एंड हाइट। ठीक है, इजिएस्ट थिंग, राइट। ठीक है, और 3 साइड्स में भी। ठीक है, तो हैज के टर्म में आप सबकी प्रॉपर्टीज को यानी डाटा को डिफाइन कर लेंगे। जब डाटा को डिफाइन कर लिया तब हम मूव करेंगे बिहेवियर की तरफ। बिहेवियर मतलब एल्गोरिथम, फंक्शंस। ठीक है, मेथड्स। ठीक है, तो मेथड्स के लिए अगेन मैं जा रहा हूं अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट के पास, और प्रॉब्लम स्टेटमेंट में देखिए क्या कह रहा है ये। द सॉफ्टवेयर विल अलाउ द यूजर टू कंप्यूट बेसिक ऑपरेशंस। ऑपरेशंस की तो मेथड्स है ना, फंक्शंस है, राइट। ऑन ज्योमेट्रिकल शेप्स लाइक फॉर एग्जांपल कैलकुलेशन ऑफ एरिया, कैलकुलेशन ऑफ पैरामीटर। तो कैलकुलेशन ऑफ एरिया को मैं रिप्रेजेंट करूंगा, ये मुझे मिल रहा है वर्ब। क्या मिल रहा है ये? वर्ब का फॉर्म मिल रहा है। तो मैं इसको कहूंगा कैलकुलेट एरिया। एक वर्ड में अगर मैं जोड़ूं तो कैलकुलेट एरिया बोल दूंगा इसको। ठीक है, सिमिलरली कैलकुलेशन ऑफ पैरामीटर, इसको मैं बोलूंगा कैलकुलेट पैरामीटर। ठीक है, कैलकुलेट पैरामीटर। तो दो हमें ऑपरेशंस मिल गए, कैलकुलेट एरिया एंड कैलकुलेट पैरामीटर। वापस से कोड पे जाते हैं। कोड पे जाकर के इसी ब्लॉक के अंदर, पब्लिक ब्लॉक के अंदर मैं लिख रहा हूं फ्लोट कैलकुलेट एरिया, एंड नाउ दिस इज द फंक्शन। ब्रैकेट का मतलब फंक्शन है, राइट। फंक्शन की बॉडी होती है, बॉडी पे आप आए, ये कैलकुलेट करेगा एरिया। किस पे करेगा? इसी क्लास की इन फील्ड्स पे कैलकुलेट करेगा। ये जो क्लास डिफाइन किया है मैंने ना, इन्हीं की अपनी फील्ड पे के हिसाब से कैलकुलेट करेगा। इससे बाहर कहीं जाके नहीं सोचेगा। लेंथ और वेड्थ किसका पार्ट है? रेक्टेंगल का पार्ट है। तो रेक्टेंगल के अंदर क्या है उसी के टर्म में सोच करके कैलकुलेट एरिया को काम करना है, राइट, उसकी लिमिट पे काम करना है। तो मैं क्या कहूंगा, इट विल रिटर्न आफ्टर कैलकुलेशन व्हाट, द कंप्यूटेशन ऑफ लेंथ मल्टीप्लाइड बाई विड्थ
यही तो एरिया होता है, राइट। सिमिलरली अगर मुझे पैरामीटर कैलकुलेट करना है तो मैं क्या ऑपरेशन लिखूंगा, फ्लोट ऑपरेशन मतलब फंक्शन फ्लोट कैलकुलेट पेरीमीटर, ठीक है। And again we have the body of the method or the function or the operation, and I will say return. What do I need to calculate and return? पैरामीटर क्या फॉर्मूला होता है, 2 मल्टीप्लाइड बाई लेंथ प्लस विड्थ, करेक्ट, सिंपल सी बात है, ठीक है। Same thing if I want to write for circle for example, what should I do? Class circle, body start हुई, body end हुई, right? How do we define a circle in terms of property? Circle has radius, so I will say public, public is a block, ठीक है। फ्लोट, जी बता रहा हूँ, रीजन बता रहा हूँ अभी इसका, क्लास में क्यों कर रहा हूँ बता रहा हूँ अभी, ठीक है। फ्लोट रेडियस, ठीक है। देन द सेम ऑपरेशन we need to calculate area of circle as well, we need to calculate the parameter of circle as well, right। तो हम सेम ऑपरेशन लिखेंगे, फ्लोट, फ्लोट नाम भी सेम रहेगा, calculate area, right, and then we have the body of calculate area. What we are going to return is something different, return what, area क्या होता है, pi r square, right, 3.14 multiplied by radius multiplied by radius, ठीक है। सिमिलरली अगर मुझे पैरामीटर कैलकुलेट करना है तो मैं क्या कहूँगा, फ्लोट कैलकुलेट पैरामीटर। देखिए अब मुझे मल्टीपल मेथड्स, कैलकुलेट एरिया स्क्वायर, कैलकुलेट एरिया रेक्टेंगल, कैलकुलेट एरिया सर्किल, अलग अलग नाम देने की जरूरत नहीं पड़ रही है। सेम कैलकुलेट एरिया फंक्शन ही यहाँ भी लिख रहा हूँ मैं, कैलकुलेट पैरामीटर फंक्शन यहाँ भी लिख रहा हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वो सर्किल के लिए है और नीचे जो था वो रेक्टेंगल के लिए था, करेक्ट। तो ऑपरेशंस अगर कैलकुलेट एरिया है तो सिर्फ दैट विल मेक सेंस फॉर मी, ठीक है, ठीक है। एंड दिस इज बिकॉज वी आर डूइंग इट इन द क्लास, वी आर क्रिएटिंग ए स्पेसिफिकेशन ऑफ अ क्लास। तो यहाँ क्या मतलब हुआ, ये कैलकुलेट एरिया कैलकुलेट पैरामीटर सर्किल के लिए एप्लीकेबल है, ये कैलकुलेट एरिया ये कैलकुलेट पैरामीटर रेक्टेंगल के लिए एप्लीकेबल है। प्रोसीजर लैंग्वेज में अगर सी में करता मैं तो कैसे लिखता, कैलकुलेट एरिया सर्किल अलग मेथड बनाता, अलग नाम बनाता, क्योंकि डुप्लीकेट नेम हो जाता ना फिर वो, कैलकुलेट एरिया रेक्टेंगल अलग बनाता, राइट, ऐसे बनाता। तो कैलकुलेट पैरामीटर, दिस इज द फंक्शन, लेट मी स्टार्ट एंड एंड, एंड देन आई विल रिटर्न, क्या रिटर्न करूँ बताओ, क्या होता है, 2 पाई आर होता है मल्टीप्लाइड बाई रेडियस, करेक्ट, फाइन। ओके अब हम जा रहे हैं मेन मेथड में। तो क्लास डिक्लेरेशन इज नथिंग बट अ गिविंग ए स्पेसिफिकेशन और अ ब्लूप्रिंट, राइट। जैसे कि मैं बताऊं कि भाई ये टेबल है आपकी, तो टेबल का एक बेस है जिसकी डायमेंशन विड्थ में इतनी है, लेंथ में इतनी है, ठीक है, स्पेसिफिकेशन है। 4 इसके लेग्स हैं फॉर एग्जांपल, मटेरियल इसका आयरन का यूज हो रहा है, ठीक है, बेस का मटेरियल वुड का है, तो मैं स्पेसिफिकेशन दे रहा हूँ ना। अब अगर क्लासरूम में मैं हर स्टूडेंट के लिए अलग टेबल अगर मैं ऑर्डर करूंगा तो कंपनी मुझे जितने टेबल भेजेगी, से 50 टेबल भेजी, तो 50 टेबल जब मैं क्लास में लगाऊंगा तो क्लास में वो फिजिकल स्पेस ऑक्यूपाई करेगी, फिजिकल स्पेस ऑक्यूपाई करेगी। तो एक तो स्पेसिफिकेशन हुआ, एक उसके रियल ऑब्जेक्ट्स हुए जो फिजिकल स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, राइट। सिमिलरली सॉफ्टवेयर में जो ये आप क्लास लिख रहे हैं, दिस इज यू आर राइटिंग ए स्पेसिफिकेशन कि एक रेक्टेंगल में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, क्या ऑपरेशन होने चाहिए, सर्किल में क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, क्या ऑपरेशन होने चाहिए, ये आप स्पेसिफिकेशन या ब्लूप्रिंट दे रहे हैं। स्पेसिफिकेशन इज मोर अप्रोप्रिएट टर्म, ठीक है, मोर टेक्निकल टर्म। ब्लूप्रिंट इज आल्सो समथिंग व्हिच इज यूज्ड इन मेनी ऑफ द बुक्स, so I'm using that term as well, but specification is more better, ठीक है, to say it। अब अगर मुझे मान लो रेक्टेंगल के दो ऑब्जेक्ट बनाने हैं, यानी दो अलग अलग रेक्टेंगल बनाने हैं, जस्ट लाइक a student can draw
two rectangles on the screen and say one circle on the screen. So what I will do is I will say rectangle. I will give a name to it, right? Rectangle R1. जैसे स्टूडेंट अगर होता तो मैं स्टूडेंट कहता स्टूडेंट से इमरान फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, स्टूडेंट सुहेल, स्टूडेंट अमित, नाम देता ना मैं कोई, ठीक है। तो सिमिलरली रेक्टेंगल R1, ठीक है, रेक्टेंगल R2, दो ऑब्जेक्ट बना रहा हूं मैं रेक्टेंगल का, तो ये दो ऑब्जेक्ट बन रहे हैं, यानी ये दोनों ऑब्जेक्ट मेमोरी में अब स्पेस लेंगे। सॉफ्टवेयर का मतलब मेमोरी, ठीक है, हीप या मेमोरी, ठीक है। हीप और स्टैक वी विल दैट्स अ थिंग टू बी डिस्कस इन लेटर क्लास, बट समवेयर इन द मेमोरी, ठीक है। दे विल टेक द स्पेस, दे विल ऑक्यूपाई द स्पेस। और स्पेस ऑक्यूपाई करने का मतलब क्या है कि अगर रेक्टेंगल का ऑब्जेक्ट बन रहा है तो उसके लिए जो उसकी प्रॉपर्टीज है, जिस टाइप की प्रॉपर्टीज हैं, उनके हिसाब से स्पेस रिजर्व होगा। सो फॉर एग्जाम्पल लेंथ और विड्थ दो प्रॉपर्टीज हैं, दोनों फ्लोट है, फ्लोट की साइज 4 बाइट्स होती है, तो 4 + 4 8 बाइट्स मिनिमम रिजर्व होंगी, ठीक है। कुछ ओवरहेड भी होता है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन मिनिमम जो आप ऑब्जेक्ट के हिसाब से समझेंगे वो क्या समझेंगे, 4 + 4 बाइट स्पेस R1 के लिए रिजर्व हो गई और 4 + 4 बाइट R2 के लिए रिजर्व हो गई, क्योंकि R1 की लेंथ और विड्थ की वैल्यू अलग होगी, R2 की लेंथ और विड्थ की वैल्यू अलग होगी, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं सर्किल का ऑब्जेक्ट बनाऊं, सर्किल से C1, इसके लिए कितनी स्पेस ऑक्यूपाई होगी, एक ऑब्जेक्ट बनाया मैंने 4 बाइट्स, क्योंकि रेडियस एक ही फील्ड है, राइट, 4 बाइट्स, दैट्स इट। नाउ लेट्स से सी आउट, मैं प्रिंट करना चाहता हूं रेक्टेंगल R1 की लेंथ और वेड्थ को, ठीक है, रेक्टेंगल R1 की लेंथ और वेड्थ को प्रिंट करना चाहता हूं। तो मैं क्या कहूंगा, R1 की लेंथ और R1 की वेड्थ प्रिंट करना है मुझे, तो जो की शब्द लगा रहा हूं ना, वो कैसे लगाऊंगा, मैं R1 डॉट R1 की लेंथ, ठीक है, R1 की लेंथ स्पेस दिया, R1 की डॉट मतलब की वेड्थ, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट है ना, तो ये मैं R1 की लेंथ और वेड्थ मांग रहा हूँ, राइट। से एक लाइन में इतना प्रिंट करके मैंने लाइन को एंड कर दिया, राइट। सिमिलरली नेक्स्ट लाइन में अगर मुझे R2 की डिटेल्स चाहिए, प्रिंट करना है, तो मैं क्या कहूंगा, कुछ ऐसे कहूंगा, सी आउट, इंस्टेड ऑफ R1 क्या मैं रिप्लेस कर दूंगा इसको, R2 डॉट लेंथ, R2 की लेंथ, ठीक है, एंड R2 डॉट विड्थ, राइट। नाउ आई विल एक्सपेक्ट द आउटपुट टू बी द लेंथ एंड द विड्थ टू बी प्रिंटेड here on the output screen for R2, करेक्ट। सिमिलरली अगर सर्किल का मुझे लेंथ और विड्थ प्रिंट करना है तो मैं क्या कहूंगा, सी आउट, क्या यूज करूं मैं, C1, C1 इज द reference variable to the object that we have created for circle, इसको मैं रेफरेंस वेरिएबल कह रहा हूँ। रेफरेंस वेरिएबल क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो मेमोरी में बनी है और ये उसका नाम है जो उसका एड्रेस स्टोर कर रहा है, तो उसको रिफर कर रहा है, ठीक है। R1 R2 आर द रेफरेंस वेरिएबल, C1 इज द रेफरेंस वेरिएबल, इसको मैं ऑब्जेक्ट नहीं कह रहा हूँ, दे आर रेफरेंस वेरिएबल टू द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट तो मेमोरी में कहीं पर है, ठीक है। टर्म याद हो गया, रेफरेंस वेरिएबल, ठीक है। सो आई एम यूजिंग द टर्म रेफरेंस वेरिएबल विच इज रिफरिंग टू द ऑब्जेक्ट इन द मेमोरी, ठीक है। तो C1 की लेंथ मुझे मिलेगी क्या, रेडियस मिलेगी, लेंथ नहीं है C1 में, सर्किल में लेंथ नहीं है, तो मैं क्या कहूंगा, रेडियस, C1 की रेडियस मिल गई मुझे, एंड देन आई विल जस्ट से एंड लाइन। अभी मैं इस कोड को अगर रन करूं और कोड में कोई एरर नहीं हो तो मुझे आउटपुट क्या मिलेगा, अभी है? क्या कह रहे हैं, लेंथ बेट मिल जाएगी, कितनी मिलेगी, डाला नहीं है, जब डाला नहीं है तो फिर क्या मिलेगी, एक बार रन करके देख लो। पहले तो देखिए कोई कंपाइलेशन में एरर नहीं होनी चाहिए, लेट्स सी।
नेट। अच्छा, कुछ गलती है। एक्सपेक्टेड सेमी कॉलन एट फ्लोट विड्थ। यहाँ पे मैंने सेमी कॉलन भूल गया हूँ ना, ये लगाना पड़ेगा। तो पहले तो कंपाइलेशन एरर जो है वो रिजॉल्व होनी है। नो लेट मी रन इट। और कोई एरर तो नहीं दिख रही है? क्या प्रिंट हुआ? R1 का लेंथ वेट 00 प्रिंट हुआ, R2 का लेंथ वेट 00 प्रिंट हुआ, C1 सर्किल का रेडियस 0 प्रिंट हुआ। क्योंकि इनिशियलाइज नहीं किया तो डिफॉल्ट वैल्यू उसने क्या ले ली? 0 ले ली, राइट। इनिशियलाइज तो हमने करा नहीं है। अब इनिशियलाइज कैसे करेंगे? इसको प्रिंट करने से पहले मुझे इनिशियलाइज करना चाहिए था, राइट। तो मैं इनिशियलाइज करूंगा किसका? R1 की लेंथ का। तो R1 डॉट बोलूंगा, राइट। R1 डॉट लेंथ इज इक्वल टू, से फॉर एग्जाम्पल मैंने 8 डाल दिया। R1 डॉट विड्थ मैंने से फॉर एग्जाम्पल 12 डाल दिया, राइट। सिमिलरली R2 का लेंथ, R2 की लेंथ फॉर एग्जाम्पल मैंने डाल दिया 6, राइट। R2 की विड्थ से फॉर एग्जाम्पल 3 डाल दिया मैंने, फाइन। सर्किल C1 है, C1 का रेडियस, राइट, रेडियस डेसिमल में डालता हूँ 4.56, ठीक है, फाइन। ये डाल दिया मैंने। अब लेट्स कंपाइल एंड लेट्स सी। चलो प्रिंट हुआ। R1 की 812 लेंथ ऑफ वेट प्रिंट हुई, R2 की लेंथ ऑफ वेट 6 और 3 प्रिंट हुई, और C1 का सर्किल का रेडियस जो है 4.56 प्रिंट हो गया, राइट। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? इनका एरिया कैलकुलेट करना है, राइट। सी आउट एरिया ऑफ R1 इक्वल टू, ये ऑपरेशन कैलकुलेट एरिया मुझे करना है, राइट। किस पे करना है? R1 पे करना है। तो मैं क्या लिखूंगा? R1 डॉट, जैसे मैं लेंथ ऑफ वेट कर रहा था वैसे मैं बोलूंगा कैलकुलेट एरिया, बट ये फंक्शन है, ऐसे लिखूंगा, राइट। एंड एल, ठीक है। सी आउट पेरीमीटर ऑफ R1 इज इक्वल टू, क्या लिखूं बताओ? R1 डॉट कैलकुलेट पैरामीटर, एंड लाइन, ठीक है। तो जैसे मैंने R1 के लिए एरिया पैरामीटर निकाला है, इसी लाइन को मैं कॉपी पेस्ट करके R2 के लिए भी लिख देता हूँ, है? अच्छा, ओके, ठीक है। यहाँ पे क्या करूँ मैं? R2, राइट। मैसेज में भी R2 और ऑपरेशन में भी R2, सही है। देखो यहाँ पे ब्रैकेट लगाना भूल गया ना मैं, ऊपर ही भूला हूँ, फाइन। सिमिलरली अगर सर्किल का मुझे करना है तो मैं क्या करूँगा? सी आउट डबल कोट में एरिया ऑफ C1, C1 ऑब्जेक्ट है, इक्वल टू, क्या लिखूं बताओ? कैलकुलेट एरिया फंक्शन
एंड एल, और इसी को मैं कॉपी कर ले रहा हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, चेंज करूंगा, एरिया की जगह पैरामीटर कर दे रहा हूँ, पैरामीटर ऑफ C1 इज इक्वल टू C1 डॉट, अब क्या लिखूँ यहाँ पर बताओ, कैलकुलेट पैरामीटर, राइट। क्या हुआ, क्या नहीं बनाया, मेथड बनाया बनाया, ये देखो बना रखा है ऊपर है, ठीक है, कोई गलती तो नहीं है, देख लो जरा। ठीक है सब कुछ, रन करें, क्या छूटा है देखो, एक्सपेक्टेड दिस बिफोर सी आउट, कहाँ पे कह रहा है, एरिया ऑफ R2, एरिया ऑफ R2, अच्छा यहाँ भी एस लग गया ना, भूल गया था मैं, सेमीकोलन मिसिंग है क्या कहीं पर, कहाँ कह रहे हो, देखो ये लाइन हो गई, अच्छा यहाँ पर है, फाइन, ठीक है। अब देखो समझो इस कंसेप्ट को, पहले तो मैंने कुछ कन्वेंशन यूज करे हैं, कोडिंग के कन्वेंशन, कन्वेंशन, कोड के कुछ कन्वेंशन यूज करे हैं, कन्वेंशन मतलब तौर तरीका, जो अडॉप्टेबल है, एक्सेप्टेबल है कोडिंग डेवलपर्स के मतलब वर्ल्ड में, ठीक है। मैंने क्या करा है, जो क्लास का नाम दिया है उसका पहला लेटर कैपिटल से लिखा है, स्मॉल से भी लिख सकता था, सिंटेक्स एरर नहीं आएगी, कोड कंपाइल करेगा, रन भी करेगा, ठीक है। लेकिन ये मैं कन्वेंशन की बात कर रहा हूँ, रूल की बात नहीं कर रहा हूँ। जो तरीका है लिखने का वो ये है कि आप जब क्लास का नाम यूज करें, सी को, सर्किल का सी कैपिटल होना चाहिए, रेक्टेंगल का आर कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। अगर मल्टीपल वर्ड्स हैं, फॉर एग्जांपल मैं अगर कहूँ कि स्टूडेंट इंफॉर्मेशन क्लास का नाम है, तो स्टूडेंट का एस कैपिटल होगा, इंफॉर्मेशन का आई कैपिटल होगा, ठीक है। ये क्लास का नाम देने का तरीका है, ठीक है। सिमिलरली जब हम वेरिएबल का या मेथड का नाम देते हैं, उसमें कैमल केस यूज करते हैं, कैमल केस, ठीक है। जैसे रेडियस एक वर्ड है तो आर स्मॉल होगा, कैलकुलेट एरिया दो वर्ड है इस मेथड में, राइट, या फंक्शन में, तो कैलकुलेट का सी स्मॉल होगा, एरिया का ए कैपिटल होगा, और भी कोई वर्ड होगा तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, इसको बोलते हैं कैमल केस कन्वेंशन, ठीक है। तो मैं कैमल केस कन्वेंशन फॉलो कर रहा हूँ वेरिएबल्स के लिए और मेथड्स के लिए, ठीक है। देन सर्किल के अंदर आप देख रहे हैं कि उसकी जो प्रॉपर्टी है रेडियस, और उन प्रॉपर्टी पे जो ऑपरेशंस या बिहेवियर काम कर रहे हैं या मेथड्स काम कर रहे हैं, चाहे वो कैलकुलेट एरिया हो चाहे कैलकुलेट पैरामीटर हो, वो उसी प्रॉपर्टी पे काम कर रहे हैं, वो सारी चीजें एक ही यूनिट के अंदर मैंने कोड करा है, राइट। दिस इज कॉल्ड एज इनकैप्सुलेशन, दिस इज कॉल्ड एज इनकैप्सुलेशन। सी में भी आप स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज करके स्ट्रक्चर बनाते थे, उसमें क्या रखते थे, सिर्फ डाटा रखते थे, तो डाटा का इनकैप्सुलेशन वहां भी था, लेकिन बिहेवियर का इनकैप्सुलेशन वहां नहीं था। यहाँ एक ही यूनिट में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, चाहे आप सी की बात करें, सी प्लस प्लस की बात करें, चाहे सी शार्प की बात करें, या किसी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें, डाटा को और बिहेवियर को एक साथ एक यूनिट में रखते हैं, इसको बोलते हैं कंप्लीट इनकैप्सुलेशन, ठीक है। ये प्रॉपर इनकैप्सुलेशन आपका है, ठीक है, क्या करेक्ट। आप जैसे पूछ रहे थे क्लास को हम क्यों यूज कर रहे हैं, क्लास को यूज करने का एक जो फायदा ये है हमारे पास कि हमको एक सर्किल से रिलेटेड हर चीज एक जगह मिल रही है। अगर कुछ सर्किल के ऑपरेशन में प्रॉब्लम आ रहा है तो मैं रेक्टेंगल वाले कोड को खोल के नहीं देखूंगा, मैं सर्किल वाले कोड को ही खोल के देखूंगा। प्रोसीजर लैंग्वेज में शायद आप एक ही पेज में पूरा कोड लंबा सा चौड़ा हर मेथड लिखते हैं, फंक्शन क्या किसको, सर्कल नाम का फंक्शन बना दे, उसके अंदर ये सब चीज करे, राइट। तो सर्कल नाम अभी जो मैंने दिखाया था वही तो दिखाया था ना,
सर्किल नाम का, रेडियस स्क्वायर नाम का, रेक्टेंगल नाम का फंक्शन बना रखा था, राइट? ठीक है, तो वो एक तरह से फंक्शन में इनकैप्सुलेट करने की कोशिश करी थी आपने, लेकिन वहाँ प्रॉब्लम है कि मॉड्युलरिटी मिसिंग होगी ना। फंक्शन तो भाई बिहेवियर है ना। अब यहाँ पे आपको डाटा और बिहेवियर दोनों अलग अलग सेपरेटली नजर आ रहा है ना, देख रहे हैं आप? डाटा अलग नजर आ रहा है, बिहेव और उस डाटा पे, उसी डाटा पे ऑपरेट होने वाले बिहेवियर अलग नजर आ रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? तो एक चीज ऑर्गेनाइज हो गई। ठीक है, धीरे धीरे इसका फायदा आपको समझ में आएगा। और अभी तो लग रहा है चलो कोई खास बात नहीं है, एक एक तरीका, एक नया तरीका हमने निकाल दिया ना, अभी ये समझ में आ रहा है, धीरे धीरे आपको समझ में आएगी ये चीजें कि ये कोड ऑर्गेनाइजेशन जो है आपको कितना बेनिफिट करेगा जब कोड को मेंटेन करने के टर्म में आप पहुंचेंगे। ठीक है, कॉस्ट कितना रिड्यूस करेगा। ठीक है, तो दिस थिंग इज कॉल्ड एज इनकैप्सुलेशन। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में इसको क्या बोलते हैं? इनकैप्सुलेशन। जस्ट है, पब्लिक में बताऊंगा अभी। अभी मैंने सब चीज पब्लिक ब्लॉक में डाला है पर्पसली। पब्लिक जब बताऊंगा तो मुझे और चीजें बतानी पड़ेंगी। दे आर मोर कीवर्ड्स लाइक दिस, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, दे आर मोर कीवर्ड्स। तो एक साथ फिर बताना शुरू करूंगा मैं। ठीक है, विल डू दैट। अभी जो चीज नहीं पता है उसके बारे में बॉदर ना करो, अभी ऐसे ही कोड लिख करके कोड चलाओ अभी। ठीक है, फिर जैसे हम आगे बढ़ेंगे इंक्रीमेंटली थोड़ा थोड़ा सीखते जाएंगे। ठीक है, रेक्टेंगल में देखो, डाटा क्या है? लेंथ वेड्थ है। बिहेवियर क्या है? कैलकुलेट एरिया, कैलकुलेट पैरामीटर है। तो डाटा और बिहेवियर को एक यूनिट में मैंने लिख दिया है, दैट इज व्हाट वी कॉल एज इनकैप्सुलेशन, एक जगह जमा करना। ठीक है, तो एवरीथिंग अबाउट रेक्टेंगल इज विद इन दिस क्लास रिप्रेजेंटेशन और क्लास स्पेसिफिकेशन। ठीक है, मैं कहीं और भी जाकर के तलाश करने की जरूरत नहीं है, राइट? अब जैसे प्रोसीजर प्रोग्रामिंग में जैसे आप कह रहे हो कि अगर मैं फंक्शन लिखता लिखता तो हो सकता कुछ मैं ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर करता, तब डिपेंडेंसी क्या होती? फंक्शन से बाहर जाती ग्लोबल वेरिएबल में, राइट? ये एक और मेसअप होता। ठीक है, फंक्शन के नाम होते तो फंक्शन के नाम मुझे अलग अलग रखने पड़ते। स्क्वायर के लिए कैलकुलेट एरिया अलग रखना पड़ता, रेक्टेंगल के लिए अलग लिखना पड़ता। यहाँ एक ही नाम यूज कर रहा हूँ, और चूंकि वो रेक्टेंगल के लिए है तो रेक्टेंगल वाला कैलकुलेट एरिया उसके ऑब्जेक्ट पे रन होगा, और अगर सर्किल का है तो सर्किल का कैलकुलेट एरिया सर्किल के ऑब्जेक्ट पे रन होगा, क्योंकि बिहेवियर को उस क्लास के लिए इनकैप्सुलेट कर लिया है मैंने। किसको कॉल करने के लिए? क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है, क्लास कॉल नहीं होता है। क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में दो चीज है, ऑब्जेक्ट में एक डाटा है और एक मेथड है। डाटा हर वक्त मेमोरी में रहेगी जब तक वो ऑब्जेक्ट अलाइव है। ठीक है, जो बिहेवियर है वो पैसिव चीज है। वो क्या है? पैसिव चीज है, वो चुपचाप से पड़ी है, वो कहीं स्टोर नहीं है। जब किसी मेथड को मैं कॉल करूंगा, फॉर एग्जांपल कैलकुलेट एरिया मेथड को कॉल किया, तो उसका पहला स्टेटमेंट जो है वो स्टैक में जाएगा। ठीक है, फिर दूसरा स्टेटमेंट उसके ऊपर स्टैक में जाएगा। स्टैक डाटा स्ट्रक्चर में समझते हैं आप? एक के ऊपर एक के ऊपर एक चीज ऑर्गेनाइज होती है, और जब पूरा कोड कंप्लीट होगा तो निकलना भी उसी हिसाब से शुरू हो जाएगा वो। हाँ, फर्स्ट इन लास्ट आउट के हिसाब से। तो जो मेथड्स या फंक्शंस हैं आपके हैं, ये पैसिव चीज है। ठीक है, तो जब मैं ऑब्जेक्ट की बात करूंगा तो हमेशा आप दिमाग में अपने पिक्चर लाओ कि जो उसकी प्रॉपर्टीज हैं, उस प्रॉपर्टीज की जो वैल्यू है वो वैल्यू कहीं मेमोरी में स्टोर्ड है। डाटा की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, फंक्शन तब पिक्चर में आएगा जब मैं किसी फंक्शन को कॉल करूंगा, और एक टाइम में किसी एक ऑब्जेक्ट का कोई एक फंक्शन ही रन हो रहा होगा, अनटिल अनलेस मैं थ्रेड्स पे काम नहीं कर रहा हूँ। मल्टी थ्रेडिंग में, यानी पैरेलल प्रोग्रामिंग में नहीं कर रहा हूँ, तब तक एक ऑब्जेक्ट का कोई एक मेथड ही कॉल होगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ, देखो सब चीज सिक्वेंशियल है ना। क्या है? R1 डॉट कैलकुलेट एरिया, जब ये रिजल्ट रिटर्न कर देगा तब R1 डॉट कैलकुलेट पैरामीटर चलेगा। जब ये रिटर्न कर देगा रिजल्ट, तब R1 R2 डॉट कैलकुलेट एरिया चलेगा, एंड सो ऑन। सिक्वेंशियली चल रहा है ना। तो एक टाइम में स्टैक में कोई एक ऑपरेशन ही मौजूद होगा। ठीक है, लेकिन इन जितने भी ऑब्जेक्ट्स बने, R1 R2 C1, इन सब के डाटा जब तक ये ऑब्जेक्ट्स चलाए हुए हैं हर टाइम वो मौजूद है मेमोरी के अंदर, वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं। जैसे ये चेयर और टेबल स्पेस क्लासरूम में ऑक्यूपाई कर रहे हैं, वैसे वो स्पेस, वो ऑब्जेक्ट्स के जो वेरिएबल्स हैं यानी ऑब्जेक्ट्स इटसेल्फ, वो ऑक्यूपाई कर रहा है मेमोरी में स्पेस। ठीक है, क्लियर है? So we have learned encapsulation, we have learned what is a reference variable, how to create objects. So I have created multiple objects for rectangle R1 and R2, आप हजार बना सकते हैं, आपकी मर्जी। ठीक है, सबको नाम देना पड़ेगा आपको, विच इज द रेफरेंस वेरिएबल। ठीक है, और जब उन ऑब्जेक्ट्स के किसी फील्ड या मेथड या फंक्शन को मुझे कॉल करना है या एक्सेस करना है,
तो मैं क्या यूज करूंगा, बोलूंगा R1 की लेंथ, R1 की विड्थ, R1 का कैलकुलेट एरिया, राइट। तो मैं ऐसे कैसे कहूंगा, डॉट ऑपरेटर लगा कहूंगा, ठीक है। R1 डॉट लेंथ, R1 डॉट विड्थ, R1 डॉट कैलकुलेट एरिया। नहीं, रेक्टेंगल इज द स्पेसिफिकेशन, इट्स नॉट द रियल ऑब्जेक्ट जिसका डाटा है। अगर R1 डॉट में कैलकुलेट एरिया कर रहा हूं तो कैलकुलेट एरिया मेथड किसका चलेगा, R1 ऑब्जेक्ट के चलेगा। उसको पता है कि उसकी जो कंप्यूटेशन लेंथ और वेट की करनी है, मल्टीप्लिकेशन करनी है, लेंथ की वैल्यू 3 है और वेट की वैल्यू 5 है फॉर एग्जांपल, तो वो अपने लेंथ और वेट की वैल्यू को फेच करेगा। अगेन इनकैप्सुलेशन, बात समझ में आ रही है, एक ही यूनिट में मौजूद है चीजें, ले सकते हैं आप, ऐसे कर लो। यहाँ मैंने असाइन करा है ना, इसको असाइन ना करके इस चीज को रिप्लेस कर दूंगा मैं इस लाइन से। एक एग्जांपल देख के बता दे रहा हूँ आपको। से फॉर एग्जांपल मैंने कहा फ्लोट एल, एक वेरिएबल डिक्लेयर करा लेंथ लेने के लिए, ठीक है, लोकल वेरिएबल, मेथड लोकल वेरिएबल, ठीक है। और अब मैं कहूंगा सी इन, ये वाला ऑपरेटर लगाऊंगा, ठीक है। सी आउट के लिए ये वाला लगाते थे ना, दो लेस देन वाला, यहाँ दो ग्रेटर देन वाला, ठीक है। एल करा मैंने, फाइन फाइन। और फिर मैं क्या करूंगा, R1 डॉट लेंथ इज इक्वल टू एल, हो जाएगा, रीड कर लेगा ये कीबोर्ड से। कीबोर्ड से यहाँ पे आपको देना पड़ेगा वैल्यू, रीड करेगा वो, ठीक है। या इन 3 लाइन की जगह, जो 3 लाइन मैंने लिखी है, इन तीनों लाइन को मैं कमेंट में डाल देता हूं, दिस और सॉरी, दिस और, इनमें से कोई भी कोड चलेगा, राइट। और सिंपली मैं ऐसे कहूं, सी इन R1 डॉट, ये भी तो चलेगा, सेम चीज है। फर्क इतना है कि यहाँ मैंने आपको दो तरह के सिंटेक्स शो करे हैं। एक में ये करा कि एक मेथड लोकल वेरिएबल एल को लिया, कीबोर्ड से रीड करके एल में डाला, और फिर एल को R1 की लेंथ में असाइन कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ, डायरेक्टली मैं रीड कर रहा हूँ किसमें, R1 की लेंथ में, डॉट ऑपरेटर लगा के, दोनों दोनों आपका अलाउड है, ठीक है। क्लियर है, करके देखना चाहते हो क्या इस वक्त इसको, हो जाएगा, कर रखा है, सभी के लिए कंफर्टेबल है या दिखाना है, कोई हेजिटेशन की बात नहीं है। चलो मैं एक तो दिखाई देता हूँ एटलीस्ट। फॉर एग्जाम्पल मैं एक मैसेज पहले प्रिंट करता हूँ ताकि आपको नजर आए कि भाई क्या करना है, क्या इनपुट करना है। से फॉर एग्जाम्पल सी आउट इंटर लेंथ ऑफ R1, ठीक है, एंटर, ठीक है। अब ये चूंकि क्लाउड बेस्ड आईडी है ना, बहुत वीक आईडी होता है, तो मैं ये वेट मैं नहीं एक्सपेक्ट कर सकता कि मैं इसको रन करूँ फिर ये मुझसे पूछे यहाँ पर, या मुझे पहले से ही इनपुट लिख करके देना पड़ेगा। ये मैंने 5 कर दिया, 5 कर दिया, राइट। अब मैं रन करूंगा इसको, तो यहाँ से ही ऑटोमेटिकली पिक करेगा। आगे हम कोड ब्लॉक भी देखेंगे, कोड ब्लॉक जो आप लैब में यूज़ करेंगे आप, तो उसमें आप देखेंगे कि वो स्टैंडर्ड ओन एप्लीकेशन है, वहाँ पे इस तरह की प्रॉब्लम आपको नहीं मिलेगी। देखिए 5 इनपुट किया था, एंटर द लेंथ ऑफ R1 प्रिंट हुआ, फिर 5 उसने यहाँ से रीड कर लिया, और उसके बाद आपने प्रिंट करा, क्या प्रिंट करा सबसे पहले, R1 डॉट लेंथ, R1 डॉट वेट प्रिंट करा, तो R1 डॉट लेंथ 5 प्रिंट हो गई, राइट। ये तो कीबोर्ड से रीड किया था ना, 5 प्रिंट हो गई। वेट 12 थी जो आपने डायरेक्टली असाइन कर रखा था, हार्ड कोड कर रखा था, इसको हार्ड कोड करना कहते हैं ना, वो हार्ड कोड कर रखा था, ये यहाँ पे मौजूद थी, ठीक है। गैस क्लियर है। तो इस तरह से हमको एप्लीकेशन में अब जितने भी मुझे ऑब्जेक्ट्स ऐड करने हैं, तो सबके लिए एक एक क्लास लिखता जाऊंगा मैं। स्क्वायर के लिए, सर्किल के लिए हो गया, सेमी सर्किल हो गया, रोम्बस हो गया, ट्रेपेजियम हो गया, ट्राइंगल हो गया, सबके लिए अलग अलग क्लास में लिखता जाऊंगा और उनको यूज करता जाऊंगा, राइट। क्लियर है यहाँ तक, ओके यहाँ तक। बट दिस कोड इज नॉट रिटन
इन द राइट वे। अभी मैं पहले से डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि दिस कोड इज नॉट रिटन इन द राइट वे। नेक्स्ट क्लासेस में हम इसको देखेंगे कैसे हम इसको और इसको बेहतर तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, चलो रोक दें आप।